10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार है। असंवैधानिक नहीं है फैसला, लेकिन सियासत वही। जातिवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न है, सवाल भी है। तो आपकी नियत गरीबों के साथ नहीं थी, ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ नहीं थी। आरक्षण पर नहीं, नौकरी को लेकर बवाल है। इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में गरीबों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज चर्चा करेंगे। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 3-2 से सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। यानी ये साफ हो गया है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण मिलेगा। आप मेरे एक और देख रहे हैं, 2019 में जब सरकार ने 103वें संविधान संशोधन का बिल पेश किया था, तो विपक्ष की किस किस पार्टी ने समर्थन किया था और कौन कौन पार्टियां विरोध में थी? कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था, लेकिन सवालों के साथ। समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया था, लेकिन शर्तों के साथ। आरजेडी, डीएमके और ओवैसी की पार्टी ने विरोध किया था। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किन किन राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण हुआ और फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच गया। कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण पर सरकार ने दलील दी कि ये 50% से बाहर है। अब इसे लागू होने के बाद ज्यादातर राज्यों में कुल आरक्षण 50% से ऊपर होगा। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गरीबों के वास्ते आरक्षण के रास्ते खुल गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के फैसले को सही ठहरा दिया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से मुहर लगाई। 3 जजों ने माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के मुताबिक है, लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ रहे। गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। इधर कोर्ट का फैसला आया, उधर फैसले पर सवाल। कांग्रेस के नेता उदित राज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो सीमा क्रॉस हुई तो 30 साल तक तो इंदिरा साहनी का जजमेंट की शर्त रही है। आज वो शर्त कहाँ गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जातिवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट का, और इसलिए ज्यादातर मुकदमे जो रिजर्वेशन के होते हैं वो हारे जाते हैं। देखिए, आज संवैधानिक संस्थानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिस ढंग से प्रहार कर रहा है, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने प्रमोद तिवारी आए, फैसले का स्वागत किया, लेकिन बीजेपी से सवाल दागे। 100 दिन रह गया था 2019 में, चुनाव हार रहे थे, तब क्यों लाए? तो आपकी नियत गरीबों के साथ नहीं थी, ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ नहीं थी, बल्कि इस बात के साथ थी कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, वरना तो 5 साल क्यों नहीं लाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मुहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था।
चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 5 जजों की बेंच में किस न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगाते हुए कहा कि आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही था और संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई और कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इसे समानता का उल्लंघन नहीं होता है। जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी फैसले का समर्थन किया और कहा कि आरक्षण के लिए नियमों का मूल्यांकन जरूरी है। जस्टिस पारदीवाला ने ये भी कहा कि निहित स्वार्थ के लिए ना हो आरक्षण का इस्तेमाल। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के फैसले का विरोध किया और कहा कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता के सिद्धांत में विभेद करता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि वो जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत है। 2 ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिससे चीफ जस्टिस एग्री करते हैं। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC ST, दलित्स और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। यही डिसेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं 50 से ऊपर, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो रिजर्वेशन का रूल है वो इक्वालिटी के रूल को खा जाएगा। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संसद से संविधान संशोधन बिल पास करके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का फैसला लिया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका डाली गई थी कि केंद्र सरकार के फैसले से 50% से ज्यादा आरक्षण होगा। लेकिन कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा और आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा दे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मलुक नागर जी हमारे साथ सांसद बीएसपी के जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए हैं। उदित राज, नेता कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मानसिकता पर सवाल खड़ा किया है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सुशील मोदी, पूर्व डेप्यूटी सीएम बिहार के, हमारे साथ जुड़ेंगे। दुबे जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप कहेंगे कि जो उदित राज कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है। आजकल निजी बयान देने वालों की संख्या आपकी पार्टी में भी बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। लेकिन जरा ये बताइए कि जब आपकी पार्टी के नेता मंशा पर सवाल खड़े करते हैं तो आप लोगों ने भी तो समर्थन किया था ना। अब सवाल ये है कि अगर कोर्ट ने इसे सही माना है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं माना है, यहां से एक बड़ा रास्ता और दरवाजा खुलता है। क्या सोच रही है आपकी पार्टी इस पर? अब तो हर पार्टी कहेगी अपनी अपनी सरकार जहां पर है, राज्य अपने अपने हिसाब से आरक्षण को अगर देने की मांग रखेंगे, जो उदित राज सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए सहमति रखेगी? कोई कहेगा हमें मुस्लिम के लिए 5% देना है रिजर्वेशन, कोई कहेगा हमें अलग अलग गुर्जर या कोई भी जो स्थानीय वहां पर जनसंख्या के हिसाब से मांगे आती हैं, वो कहेंगे कि हाँ हमें देना है रिजर्वेशन। क्या स्टैंड रहेगा? अंजना जी, इतिहास साक्षी है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले 25 सितंबर 1991 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का के लिए मेमो जारी किया नरसिम्हा राव जी की सरकार ने। लेकिन 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वाला फैसला था, उसने उस मेमो पर रोक लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र 2014 में 10% आरक्षण का प्रावधान की बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनते ही 2006 में हमने सिनॉय कमीशन का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट 2010 में आ गई। उसी का हवाला तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसी सिनॉय कमीशन का। इनसे जब पूछा गया पार्लियामेंट में, तो इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का कोई सेंसस हमने कराया ही नहीं, तो इनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। बात रही जहां तक उदित राज साहब की, तो जब सर्वोच्च अदालत के 2 न्यायाधीश अपना डिसेंट दे सकते हैं, तो व्यक्तिगत क्षमता में क्या अधिकार नहीं है देश के नागरिकों को अपना डिसेंट रखने का? और मैं, इतिहास साक्षी है, पहली बार सर्वोच्च अदालत ने 1951 की बात कर रहा हूं, तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि आर्टिकल 15 जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करने की बात करता है, तो उस भावना के खिलाफ आरक्षण है। पंडित नेहरू ने पहला संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 15(4) किया और कहा कि 29(2) और 15(2) के होने के बावजूद भी जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कालेलकर कमीशन का गठन किया, पिछड़ा वर्ग आयोग का, मगर उसके जो प्रमुख सदस्य थे वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, वो अब हो गया है और सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपाएगी। जो आप कह रहे हैं कि हम लाए थे, हम कर रहे थे, लेकिन अब हुआ है, तो फिर मलुक साहब, क्या आप इसके पक्ष में? लौट रही हूं सर,
फारूक साहब, क्या आप स्वागत करेंगे इसका? जी, कोर्ट का फैसला है जी, हम इसका स्वागत करते हैं। और हाँ, कोर्ट का फैसला है और बिल्कुल बेंच का 3 और 2 से फैसला है, इसका स्वागत करते हैं। और गरीब लोगों के लिए संसद में भी जब लेके आए थे, जब भी एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसमें जो दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए भी अगर होता, क्योंकि गरीब तो उनमें भी होते हैं, तो और बेहतर हो सकता था। बट हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकियों को तो मिल ही रहा है। अब जो अगले मेहमान है दिखाइए उनको। मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी ने तो जब ये संशोधन हो रहा था तब भी अपोज किया था। अब जबकि अदालत ने 3-2 से इसे सही ठहराया है संविधान की मूल भावना के साथ, फिर आपकी पार्टी का स्टैंड? देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी ने विरोध नहीं किया था, बल्कि आपत्ति दर्ज कराई थी। अच्छा, कि जिस तरीके से ये लाया जा रहा है, इस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर तो कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजेज के बेंच में 2 ने इसके खिलाफ में अपना मत दिया है। उनके अपने तर्क हैं, लेकिन बहुमत से फैसला हुआ है। हम इस फैसले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, इसकी समीक्षा होगी। लेकिन इतना जो हम लोगों के कहने का, हमारी पार्टी के कहने का मतलब था, हम लोग तो इसलिए जाति जनगणना को लेकर के बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। रही बात गरीबों के आरक्षण की, तो हम तो बराबर, हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी कहते ही हैं A to Z, सभी जात सभी धर्म को, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित, सारे लोगों को। लेकिन मूल सवाल है कि जो बैक बेंचर हैं, जो अंतिम पादान पर हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? स्वर्णों के हितैषी, स्वर्णों के विरोधी कभी हमारी पार्टी नहीं रही है। हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जब यूपीए में केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, आरक्षण का स्वागत कर रहे हैं। 3 तो स्वर्ण थे। 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का आप स्वागत कर रहे हैं, आरजेडी स्वागत कर रही है। हमने नहीं, हमारी पार्टी का जो स्टैंड था, उस स्टैंड पर हम कायम हैं। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो समझ रहे हैं आपसे मिस्टर तिवारी, आप 3 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन सर बता ही नहीं रहे स्टैंड क्या है। क्या ये आरक्षण, इस आरक्षण का आप स्वागत करते हैं? 10% लोगों को, 10% लोगों को आर्थिक आधार पर स्वागत कर रहे हैं आप इसका? 10% मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए देश में। अंजना जी, मैं कोर्ट के फैसले पर विरोध नहीं कर रहा हूं। कोर्ट के फैसले का, माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान कर रहा हूं। बहुमत से उन्होंने, लेकिन हमारी पार्टी का जो पक्ष है, वो पक्ष आज भी उस बिंदु पर कायम है। आप इसके कि आखिर आप वैसे लोगों को भी इस पर नहीं, खिलाफ कहां है? हम कहां अपने कहा खिलाफ? हमने तो पहले ही कहा खिलाफ विरोध तो कभी नहीं किया गया हमारी पार्टी की ओर से। हमारी पार्टी ने सब दिन मतलब क्या होता इस है बात को लेकर कहा कि सब लोगों को, आपत्ति किन बिंदुओं पर है? एक दो कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। क्या बिंदु? कुछ देखिए ऐसा है अंजना जी, जैसे आप देख रहे हैं सालाना इनकम जो 8 लाख से कम का है, उसको लेकर के हम लोगों के राज्यसभा में माननीय सांसद मनोज झा जी ने सारी बातों को अपने स्पीच में पार्लियामेंट में राज्यसभा में कही थी। और उस बात पर आज भी हम लोग कायम हैं। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया है बहुमत से, तो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो उसका स्वागत करते हैं। गौरव भाटिया जी, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं और गौरव भाटिया जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय जी, देखिए, मौजूदा सरकार की तरफ से सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो यही है कि ओबीसी कमीशन जारी करके ओबीसी के इंटरेस्ट को हमने देखा। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बार बार आरजेडी पोर्ट्रे करती है कि ये लोग ओबीसी विरोधी हैं, एससी एसटी विरोधी हैं। उस पर एक बड़ी मुहर लगेगी क्योंकि जो ये बड़ी पहल सरकार ने की है। सुशील मोदी जी हमारे साथ आ गए हैं, उसके बाद अभय जी मैं फौरन आपसे रिएक्शन लूंगी। सुशील मोदी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि बहुत लोग स्पष्टता चाहते हैं, जिसमें एक उदित राज भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण का हवाला दे देकर इस देश की सर्वोच्च अदालत ने अन्य आरक्षण की मांगों को खारिज किया, लेकिन इस बार वो कैसे मान गए जब सवर्णों की बात हो रही थी। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मानसिकता पर प्रश्न खड़ा किया है। सवाल नंबर 1, क्या ये आरक्षण 50% के अंदर होगा, और अगर राज्यों में ये 50% से ऊपर जाता है तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? दोनों पर आपका जवाब। नहीं, देखिए, पहला तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बोलना चाहूंगा। हाँ। कि अभी ये गलत बयानी कर रहे थे। जो संविधान संशोधन विधेयक आया, जिसका कि मनोज झा और जयप्रकाश यादव ने केवल विरोधी नहीं किया बल्कि विरोध में मतदान किया, यानी केवल राज्यसभा में 7 लोग थे जिन्होंने विरोध में मतदान किया। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके थी और राष्ट्रीय जनता दल। और संविधान संशोधन विधेयक में कहीं 8 लाख का जिक्र नहीं है। तो 4 पेज का छोटा सा संशोधन था जिसके द्वारा संविधान की धारा 15 और 16 में एक नई उपधारा को जोड़ा जा रहा था। इसलिए अभी जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग करीब 8 लाख का विरोध कर रहे थे, तो जब ये डिबेट हुई लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उस समय 8 लाख का जिक्र ही नहीं था। ये तो पहले सिद्धांत रूप में है कि 10% का आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने विरोध किया और ये सवर्ण मानसिकता विरोधी लोग हैं। इन लोगों ने बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। तो ये तो वो पार्टी है जो सवर्णों को गालियां देती रही, सवर्णों के खिलाफ लड़ती रही। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब इन लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इस बिल के विरोध में मतदान किया। अब राजद के लोग किस मुंह से जाएंगे बिहार में वोट मांगने के लिए सवर्णों से? कहते कि हम A to Z की पार्टी है। अगर A to Z की पार्टी है तो सवर्णों को अगर पहली बार कोई आरक्षण का लाभ मिल रहा था तो आपने क्यों विरोध किया? अब ये बाएं दाएं झांक रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और रघुवंश बाबू जो उनके पार्टी के बड़े नेता थे, बार बार यही कहते थे कि लालू जी ने बहुत बड़ी गलती की है इसका विरोध करके। और अंतिम दिनों में रघुवंश बाबू को इस्तीफा देना पड़ा। एम्स के बेड पर से इन्होंने इस्तीफा पत्र भेजा। जगता बाबू 2 बड़े सवर्ण नेता थे इनके पार्टी में, एक ने इस्तीफा दे दिया अंतिम दिनों में, और जगता बाबू 1.5 महीने से इनके पार्टी में नहीं आ रहे हैं। और एक नेता है जिनके घर में AK-47 मिला, आनंद सिंह, जिनकी पत्नी भी चुनाव जीत कर आई है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना होगा कि वो किस मुंह से जाएंगे सवर्णों से वोट मांगने के लिए। और ये गलत बयानी कर रहे हैं 8 लाख 6, ये तो अलग मुद्दा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ जिसका फैसला आएगा। ये तो एक सिंपल संविधान संशोधन विधेयक था। और एक बात मैं और बता दूं, नरसिंहा राव की सरकार ने 1991 में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और इसलिए खारिज कर दिया कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 4 लाइन का आदेश था। नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा संविधान में संशोधन करके और ये प्रावधान किया है। इसलिए नरसिंहा और कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 93 में खारिज कर दिया नरसिंहा राव के प्रस्ताव को, तो 25 साल तक वो क्यों चुप रहे? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के समान संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाते? इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझकर और सभी लोगों का सहयोग लेकर ये संविधान संशोधन विधेयक लाया। और आज मुझे खुशी है कि 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वैधता की मोहर उस पर लगा दी है। ठीक है मृत्युंजय जी, जवाब आपसे बनता है। मनोज झा ने EWS कोटा को मिडनाइट रॉबरी कहा था, यानी आधे रात की चोरी डकैती कहा था। और आज आपने बड़ी सफाई से और चतुराई के साथ जब ये फैसला कोर्ट का आया तो उसको आपत्ति बताकर निकल गए। उन्होंने तो उसे डकैती बताया था आधी रात का। देखिए अंजना जी, आदरणीय सुशील मोदी जी जिस बात को कह रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, अभिभावक के समान है। लेकिन ठीक है, उनकी भी मजबूरी हम समझ रहे हैं। उनको राष्ट्रीय जनता दल का विरोध हर मुद्दे पर करना है। अरे जो मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है मिस्टर तिवारी? लेकिन हम लोग सुशील मोदी के मन में क्या है, करियर में क्या है, वो डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। आवाज नीचे कीजिए इनकी। मैं एक बार फिर से आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ सर, प्रश्न का जवाब दीजिए। सुशील मोदी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। आज हम आरक्षण पर बहस कर रहे हैं, सुशील मोदी और उनके करियर पर नहीं। मेरा प्रश्न आपसे साफ है, जब मनोज झा ने इसका विरोध किया, उन्होंने मिडनाइट रॉबरी से करार दिया था, तो फिर आज आप कैसे कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में नहीं है, हम इसकी आपत्ति, चूंकि क्या ये कोर्ट के फैसले का साइड
डिफेक्ट है कि आप लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं 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 नहीं, नहीं कोई हृदय परिवर्तन होने का कहां सवाल है। हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी तो A to Z की बात कर रहे हैं और सारे लोग साथ हैं, तब ना हम आज सरकार बना रहे हैं। 7 दलों का गठबंधन है, बाकी अकेले अलग थलग बीजेपी पड़ी हुई है। इनको न स्वर्णों से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब, न किसी से मतलब नहीं है। ये तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले। हमारी जो बात मनोज झा जी ने राज्यसभा में कही थी, उस बात पर वो पार्टी का स्टैंड था। जिस तौर तरीके से लाया गया था उसका विरोध था, लेकिन जब इस मुद्दे पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 में से 3 बेंचों ने बहुमत से जो फैसला सुनाया है, उसका हम सम्मान करते हैं माननीय न्यायालय का। लेकिन सवाल है कि आज इस पूरे जो फैसले आए हैं, इस पर हमारा पार्टी का नेतृत्व समीक्षा करेगा, इसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो अभी तक समीक्षा नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, समीक्षा हम तो कर रहे हैं। जब माननीय समीक्षा, तो हमारा स्टैंड तो आपको पता है। उस बार आपने देखा महिला आरक्षण को लेकर भी क्यों हम लोग आरक्षण की बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात क्यों हो रही है। ठीक है, सुशील मोदी जी जवाब दीजिए। हमने पहले भी कहा, जिसकी संख्या कितनी है, कौन भीख मांग रहा है, कौन रिक्शा चला रहा है, ये इसकी संख्या तो होनी चाहिए ना। ठीक है, गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, एक टिप्पणी आपकी तरफ से। सर नहीं, केवल मैं इतना ही कहूँ कि इन्होंने केवल विरोध नहीं किया, विरोध में मतदान किया। अब उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते? यहाँ तक कि जिग्नेश मेवानी के साथ 29 जनवरी को 2019 की 29 जनवरी को तेजस्वी यादव और जिग्नेश मेवानी ने दिल्ली में सम्मेलन किया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में। ये तो हमेशा विरोध करते रहे। अब किस मुंह से कह रहे हैं, बाएं दाएं झांक रहे हैं, 8 लाख और 4 लाख और बाकी? आपने तो मतदान किया है ना। जो मिडनाइट रॉबरी तो भाषण का अंश था, लेकिन आपने केवल भाषण नहीं किया, कुछ मुद्दों को नहीं उठाया, बल्कि आपने उस बिल के विरोध में मतदान किया, जबकि सारे दलों ने समर्थन किया। केवल डीएमके और आरजेडी को छोड़कर और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को छोड़कर बाकी सभी दलों ने इस बिल का साथ दिया, लेकिन आपने तो विरोध में मतदान किया। अब आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने विरोध करना हमारा गलत नहीं था, अब आप उसके बारे में कुतर्क कर रहे हैं? ठीक है, मैं लौट रही हूं उनके पास। बहुत ज्यादा मृत्युंजय जी बोल नहीं पा रहे हैं, पूरी तैयारी आज उनकी नहीं है। ऐसा कम ही होता है, लेकिन आज थोड़ा सा असमंजस में फंस रहे। मलूक साहब, मैं आपके पास आती हूं। तिलक, तराजू और तलवार, बेहद अभद्र नारा इस पर देने वाली पार्टी का क्या साइड इफेक्ट है? आज जो ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, उसका साइड इफेक्ट है क्या कि आज आप भी इसका स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि ये सवर्णों को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है, जिसकी कल्पना भी पहले करना भारतीय राजनीति में मुश्किल था। और जैसा बता रहे हैं अभय जी भी कि पहले कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो गया। मालूक साहब, देखिए 2006 में मैं बीएसपी में आया और हमारे घर में मेरे भाई एमएलए मिनिस्टर रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मैं एमपी का चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय महासचिव 4 स्टेट देख रहा था। मेरे सामने कभी तिलक तराजू तलवार की बात नहीं हुई। बिल्कुल एकदम इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन आज हम जो वास्तविकता पे जो अभी बात हो रही है, उस पे हमने इसका स्वागत करा है। और राजस्थान में भी गुजरों को जो आरक्षण का था, कहीं वकालत ढंग से नहीं हुई, कहीं वकील ने बढ़िया पक्ष नहीं रखा, वो भी होना चाहिए था, उसके भी हम पक्षधर थे, पर कोर्ट का स्वागत करते हैं। अभी अच्छी बात है, सुशील मोदी जी हमारे साथ में हैं, और जिसके प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री मिनिस्टर होते हैं डीओपीटी के, उसमें सारे रिकॉर्ड आते हैं। कांग्रेस का करीब 60-65 साल का राज रहा, पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का आरक्षण कभी भी 30 या 40% सीट से ज्यादा नहीं भरी। और आज की तारीख में भी जो सुशील मोदी जी और हमारे सामने डीओपीटी की स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं, आधे पद खाली हैं, उधर पद भरे नहीं जाते और आरक्षण की बात होती है, तो असलियत में अंदर तक घुसने की जरूरत है। राजस्थान को ले लीजिए, वहां कांग्रेस की सरकार है, वह गहलोत साहब की सरकार है। वो पिछड़ों का जो अभी आपने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पिछड़ों में से आते हैं, 27% होना चाहिए, वो केवल वहां पे 23% आरक्षण मिल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है किसी का। और हर 1-1.5 साल बाद लड़ाई हो जाती है कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, फिर उन्हीं को चालू कर दिया जाता है। तो वास्तव में अगर इस पे पूरा डिटेल में अंदर तक झांक के देखेंगे, तो दलितों के साथ भी
पिछड़ों के साथ भी 65-70 साल कांग्रेस के टाइम पे शोषण होता रहा। अब जाकर के नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में आके कहते हैं मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए, इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, तो हमको अच्छा लगता है, गर्व होता है। लेकिन आज भी सीट बहुत खाली है और वो सारी सीटें भी भरी जानी चाहिए, क्योंकि 27% भी, 15% भी एससी के लिए, पिछड़ों के लिए 27% भी, 7.5% वाजिब मुद्दा और बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। मैं लौट रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। उदित राज जी हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। उदित राज जी, आपने कहा है कि आप सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मानसिकता पर प्रश्न खड़ा किया है। ऐसा क्यों? अगर वो मानते हैं 3-2 से कि ये देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, तो 10% सवर्णों को आरक्षण मिल जाए, क्या दिक्कत है? जिनको पहले मिल रहा है उनसे कुछ छीना तो नहीं जा रहा है, ये तो अलग से आरक्षण की बात है। उदित जी। अंजना जी, 25 साल से मैं आरक्षण के मुद्दे पर ही संघर्ष करता रहा हूँ, IAS ऑफिसर रहा हूँ। मेरी शुरुआत यहीं से। ठीक है। मैं कोई EWS कोटा के विरोध में नहीं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ और 10 जजमेंट को मैं कोट कर सकता हूँ, चाहे नागराज का जजमेंट हो, RK सब्रवाल का जजमेंट हो, जुनेजा का जजमेंट हो, ये जजमेंट लैंडमार्क है रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का। और जब सारे जजमेंट में ये कहा गया है कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ाई ही नहीं जा सकती, ये लक्ष्मण रेखा है। मैं नहीं, विशेष गुप्ता आज दूसरे टेलीविजन पर थे, तमाम लॉयर्स का भी कहना है कि 9 जजेस का जो बेंच है, तो बड़ी बेंच है, 5 जजेस की बेंच होती है, और बड़ी बेंच का फैसला बदलने के लिए 11 बेंच की जरूरत पड़ती है। कोई 11 बेंच का फैसला अगर अल्टर करता वो टेक्निकली आज ये गलत है, फैलेसस है, लेकिन मैं विरोध नहीं करता। दूसरी बात है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि SC ST OBC का मैटर आज इसी नेचर का गया होता, 1 मिनट में लगता सुप्रीम कोर्ट सब पर समरली डिसमिस कर देता कि इंदिरा साहनी के मामले में जो 50% का आरक्षण की सीमा है वो पार नहीं हो सकती, अतः मुकदमा खारिज किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों मानसिकता पर क्यों सवाल खड़े करेंगे? उदित जी, एक क्षमा इसलिए चाहता हूँ कि जल्दी हमें खाली कर दीजिए। नहीं, हम जल्दी ही खाली कर देंगे, बस 2 ही सवाल है, 2 ही सवाल है आपसे। आप उनकी मानसिकता पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि 2 जजेस हैं जिन्होंने इसको सही नहीं माना संविधान के साथ, 3 है जो इसको सही ठहरा रहे हैं, तो मतभेद तो होना ही चाहिए ना। मतलब जो आपके हाँ में हाँ मिलाए वही उनकी मानसिकता ठीक है, बाकियों की गलत है। प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि एक जरूरत उस वक्त पिछड़ी जातियों की देखी गई जिसकी वजह से संविधान में उनके लिए ऐसे आरक्षण की स्थिति बनाई गई। आरक्षण उनको दशकों से मिल रहा है, लेकिन आप भी खुद दावा करते हैं कि आज भी उनकी स्थिति नहीं बदली है। दूसरी तरफ जब सवर्णों में एक ऐसा तबका बन गया है जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है, अगर उसको कुछ मिल जाता है तो इसको गलत मानसिकता क्यों कह रहे हैं आप? अल्टीमेटली तो इनको आरक्षण दिए जाने को बरकरार रखने को आप गलत मानसिकता कह रहे हैं। यानी आपका ये इंटेंशन है ना सर कि ये जजेस सवर्णों को फेवर कर रहे हैं। पहले 50% कहते थे, अब सवर्णों का मामला आया तो 50% का रोना नहीं रो रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप सर? उदित जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि अंजना जी, चाहे 3 और 2 का हो, माना जाता है पूरी बेंच का जजमेंट। इंदिरा साहनी में 5-4 का था तो पूरे बेंच का जजमेंट माना गया। ठीक है, वो एक बात है। दूसरी बात है, आइडियल सिचुएशन जो इमेजिन किया जा रहा कि 8 लाख इनकम या उससे कम है उनको आरक्षण, गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। 100 एकड़ 200 एकड़ वाला काश्तकार भी 6 लाख 5 लाख रुपया इनकम दिखा करके आरक्षण लेगा। इसमें भी यही होगा। फिर भी मैं नहीं इसका विरोध करता। दूसरी बात है कि जजमेंट में बहुत सारी टिप्पणियां की गई कि 75 साल हो गया है, आज भी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोग ले लेते हैं आरक्षण, लेते हैं कि नहीं लेते हैं उदित जी? तो इसके लिए आरक्षण रोक दिया जाए। ये तो आप कह रहे हैं कि नकली सर्टिफिकेट बना लेंगे, लोग नकली जाति का सर्टिफिकेट बना लेते हैं सर, तो थोड़ा ना उसके लिए आरक्षण को रोका जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा आज भी करीब 100 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है,
ओबीसी का शायद 1 नहीं है, पिछले वर्ष का जो डाटा यही है। शेड्यूल कास्ट का 2 है, एसटी का 1 या 2। आज भी यह हालत है, तो बहुत सिचुएशन नहीं बदली हुई है और 70% तक 75% तक सवर्ण ही क्लास 1 क्लास 2 में आज है। फिर भी जो आरक्षण दिया गया, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लास्ट में मैं इतनी कहता हूं, टेक्निकली इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाता। दूसरी बात, SC ST OBC का होता, डिसमिस कर दिया जाता कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता, लक्ष्मण रेखा पार नहीं। ठीक है, गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं लौट रही हूँ आपके पास तुरंत। गौरव जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? वो कह रहे हैं 50% आरक्षण का मुद्दा ही हमेशा कोर्ट्स ने कोर्ट किया है, जब भी अलग अलग जगहों पर ज्यादा आरक्षण की मांग की गई, ऐसे में क्यों इस बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है? उन मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए। गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में संवैधानिक रास्ता अपना के इतिहास बनाया था। और अंजना जी, ये बात जब मैं कहता हूं कि इतिहास बनाया था, उसकी वजह बताता हूं। वोट बैंक पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये तो कांग्रेस पार्टी करती ही आई है। लेकिन जो गरीब वर्ग से लोग आते हैं, जो कि अगड़ी जात से हैं, उनके बारे में कभी सोचा नहीं। और हमारे संविधान की मूल भावना क्या है? हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि सामाजिक न्याय हो और सामाजिक समता हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि वो संविधान में संशोधन करें, और संविधान में जो संशोधन हुआ और ऐतिहासिक एक कार्य किया गया, आज उस पे मोहर संवैधानिक पीठ ने लगाई है, सर्वोच्च न्यायालय की। दूसरी बात, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता, इतना दोगलापन है कि खुद को कैसे सही ठहराएं। मैं तो केवल 2 बातें कहूंगा। उदित राज जी तो भाग गए चर्चा से, और ये कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी लाए थे एक ऑफिस मेमोरेंडम के तहत ये आरक्षण। पहली बात, आरक्षण अगर आप लाएंगे तो क्या ऑफिस मेमोरेंडम के तहत लाएंगे? एक मूल ढांचे का डॉक्ट्रिन है। आप बताइए मुझे, क्या ये सत्य नहीं है कि आज जब फैसला आया, तो मैं उदित राज जी का ट्वीट यहां पे रखा हूं, उनसे पत्रकारों ने पूछा, आपके चैनल ने भी पूछा, आप फैसले से सहमत हो या असहमत हो? एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आप चुनौती दे सकते हैं। आपने कैसे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है? क्या यह सही ठहराया जा सकता है? और ये क्यों होता है, मैं आपको बताऊं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि अगर देश आगे बढ़ रहा है, अगर नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीब मुख्य धारा से जुड़े सशक्तिकरण हो, तो इनको दर्द हो जाता है। और इसीलिए आज उदित राज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खड़गे जी का कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि उन्हीं के इशारे पे ये सारा कार्य होता है। मैं दूसरी बात एक और कह दूं, जो बार बार उदित राज जी कह रहे थे, उदित राज जी को यह भी फर्क नहीं पता है। वो तो केवल एक ही इंदिरा को जानते हैं, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इनको इंदिरा सानी जजमेंट से लेना देना कोई नहीं है। इंदिरा सानी जजमेंट में जो बात कही गई कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा SC ST OBC के लिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी को भी ये अधिकार है कि उनके लिए सीट सुनिश्चित की जाए जो 50% से नीचे नहीं होंगी। जब हम गरीब की बात करते हैं, जब इस संवैधानिक जो संशोधन हुआ उसकी बात करते हैं, तो ये किसी का हिस्सा या हक लिया नहीं गया। अंजना जी, ये खूबसूरती थी इस संशोधन की कि जो था SC ST OBC कम्युनिटी के पास, उसके अलावा जो गरीब हैं उनको आरक्षण दिया जाए 10%। ये सुनिश्चित किया गया, इसीलिए जवाब दीजिए। संविधान संशोधन जब मैंने ठीक है मैं लौट। अभय जी, जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्यों आखिर आप लोग उदित राज को इस तरह से, वो भी जजेस के बारे में, उनकी मानसिकता में खोट निकालना, उनको कहना कि जाति के आधार पर वो सवर्णों को फेवर कर रहे हैं, इस तरह का बयान देना, इसकी गंभीरता को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? अभय जी, आपने मुझे समझा दिया कि वहां भी तो 2 जजेस ने डिसेंट किया है, लेकिन 2 जजेस ने किसी को जातिवादी तो नहीं कहा ना। वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो आज तक चीफ जस्टिस है, उनको कह देना, उनके बारे में इस तरह की बातें कह देना, तो ये आप लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये तमाशा, मतलब आप दोनों तरफ से बैटिंग करना चाह रहे हैं क्या, कि क्रीज में इधर भी बैटिंग कर ले और उधर से भी 1-2 खिलाड़ी को उतार दें?
अंजना जी, वैसे तो मैं अभ्यस्त नहीं हूं स्तरहीन भाषा को प्रयोग करने का, लेकिन जिस हिसाब से गौरव भाटिया जी ने कहा तो बेशरम और दोगले लोग ये हैं। पहले तो मैं सुशील मोदी जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि वो तो उठकर भाग गए। सुशील मोदी साहब, क्यों संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी? जब नरसिम्हा राव की सरकार ने ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण निर्धारित किया था, तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर ही रिजर्वेशन तय किया जाता है। कौन सा संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है? पंडित नेहरू ने जरूर किया था संविधान का संशोधन, आर्टिकल 15(4) को ऐड करके। यही तो आरोप है, आपको टोक रही हूं, लेकिन एक सवाल है, और वो ये है कि यही तो आरोप है ना कि आप लोग आधे अधूरे मन से करते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैधता नहीं ठहर पाई। आज कोर्ट में मामला गया, उसको लड़े और उस हद तक पहुंच गई ना सरकार की उसको लागू करने के कगार पर पहुंच गई है। तो आप आधे अधूरे मन से करते थे। आधे अधूरे मन से अगर कर रहे होते तो सरकार ने उसी सुप्रीम कोर्ट का ये जो मुकदमे का निर्णय आया है वो कांग्रेस पार्टी की सिनोय कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। इन्होंने कौन सा कमीशन बनाया बताइए? इन्होंने कौन से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का सर्वेक्षण कराया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था तो इन्होंने सिनोय कमीशन की बात की। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया था, वो इंदिरा साहनी के केस ने उसको स्ट्रक डाउन किया। इसमें कांग्रेस पार्टी, इसके पहले आरक्षण जब लाया गया तब कांग्रेस पार्टी, बताइए इस बार सरकार ने क्या ऐसा अलग किया जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया? आप ही के लॉजिक से समझते हैं आर्य, क्या सरकार ने अलग किया जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया? आप समझा दीजिए, जनता डिकोड कर लेगी फिर। अभय जी जी, सरकार ने क्या ऐसा अलग इस बार किया कि सुप्रीम कोर्ट में ये वैध माना गया और उसके बाद से अब लागू होने वाला है? क्या अलग किया सरकार ने? अंजना जी देखिए, एक बात में आपने मुझे रोक दिया बीच में। जो मंडेल कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी 8 सितंबर 1993 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही लागू की गई थी। उसमें कोई संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इंदिरा साहनी जी का जब केस हुआ तब संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ी। जब ये पिछड़ा आयोग का कानून लेकर आए थे तब भी हमने समझाया था कि इस कानून में राज्यों को पिछड़ी जातियों के निर्धारण का अधिकार छीन रहे हैं, नहीं माने। उसके बाद संशोधन लेकर आए और उसको भी महिमा मंडित किया कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने राज्य को अधिकार दे दिया। अरे राज्य को अधिकार था साहब पहले से। ये प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने अगर नहीं पालन की होती तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती कि ये सर्वोच्च अदालत में पास हो जाता। और जहां तक उदित राज जी का प्रश्न है तो दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने बहुत दमन सहा है सदियों तक। उनको क्या उनकी आवाज उठाने का हक भी हम नहीं देना चाहते? छोड़िए राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करना, लेकिन दलित और पिछड़े दबे कुचले समाज के लोग अगर मुखरता से कोई बात कहते हैं तो हमको उसको अंगीकार करना चाहिए, उसको राजनीतिक पूर्वाग्रह से नहीं देखना चाहिए। हमने जब संशोधन लाए थे तब भी समर्थन। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। धन्यवाद। उदित राज को इससे ज्यादा वो डिफेंड नहीं कर सकते। देखिए मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो उदित राज जी ने आज कहा है ये पहले तो कांग्रेस की गरीब विरोधी सोच को दर्शाता है, और ये ऐसे ही नहीं कहा गया, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं के इशारे पे कहा जाता है। दूसरा, ये अवमानना का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और ये भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आप सहमत नहीं थे तो आप फैसले को चुनौती दे सकते थे, लेकिन दुख की बात क्या है, जो विधिक विशेषज्ञ नहीं है, अधिवक्ता नहीं है, वो भी आके यहां पे ज्ञान पूरा देने लगते हैं। अंजना जी आप मुझे ये बताइए, जब ये संशोधन हुआ संविधान का, उसी के बाद तो आरक्षण की शुरुआत हुई। अगर कांग्रेस पार्टी का तर्क मान लें तो 2004 से 2014 तक क्या जो गरीब थे उनको आरक्षण मिलने लगा था? और अगर नहीं मिला तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आपको मालूम है अंजना जी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक क्यों पाया? क्योंकि 103rd अमेंडमेंट जो आया, इसने ये सुनिश्चित किया कि आरक्षण भी दें, और जो मूल ढांचा है 50% का आरक्षण, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, वो सुनिश्चित भी करें। ये तभी संभव था जब संवैधानिक संशोधन हो। तीसरी बात, रिपोर्टों की बात करते हैं, रिपोर्ट की मान्यता कोर्ट में क्या है इनको पता ही नहीं है। आपको संविधान को संशोधित करना पड़ता है, जो कानून होगा वो संविधान में होगा या किसी एक्ट में होगा। अगर आप कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रही,
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रही। ये केवल कमीशन बनाते हैं, रिपोर्ट लाते हैं, उसके बाद उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं, अगर उदित राज ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो केवल संविधान से चलते हैं वो जातिवादी हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करना, उनको खत्म करने का प्रयास चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, केवल कांग्रेस पार्टी करती है। ठीक है अजय, अभय जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पे, उसके बाद में मृत्युंजय जी और मलूक नागर साहब के पास जाऊं। मेरे विद्वान अधिवक्ता बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया आपने। पढ़िए तो सही, स्वामीनाथन कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया, उसने कहा नहीं पढ़ना है प्लीज भैया, आप ना पढ़ाइए। आप राहुल गांधी को 206 सिफारिशों में से जनवरी 2014 तक 175 इंप्लीमेंट कर दी। 2015 का मोदी सरकार का लोकसभा का जवाब देख लीजिए सच्चर कमीशन का कि 80% सिफारिशें जनवरी 2014 तक लागू कर दी। खुद की तो रिपोर्ट पढ़ लिया कीजिए। देखिए जहां तक बात है, तो चाहे वो कालेलकर कमीशन हो, चाहे वो मंडल कमीशन की सिफारिशें हो, चाहे आज जो ये आप लेकर आप पाए हैं वो कांग्रेस पार्टी की देने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव नहीं हारते तो आप ये लेकर भी नहीं आते। आपको जवाब ले लीजिए गौरव जी। ये बात तमाम पार्टियां कह रही हैं कि 2019 में भी आप लेके आए चुनाव के लिए और अभी आप फिर चुनाव के लिए लेकर आए हैं इसको। चुनावी है मामला आपका, भुनाएंगे आप अभी हिमाचल और गुजरात। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अनुच्छेद 370, हाँ मैं बताता हूं, अनुच्छेद 370 तो जब हमारी सरकार पुनः बनी 2019 में तब आया, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। हम इसलिए कार्य नहीं करते कि चुनाव है, हमारा कार्य बोलता है और जनता आशीर्वाद देती है, क्योंकि ऐतिहासिक जो कदम है वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं। और दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात और कह दूं, अगर 2 न्यायाधीश डिसेंट करते हैं, उससे जो जजमेंट होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मेजॉरिटी ओपिनियन होती है ना अंजना जी, वही देश का कानून होता है। और किसी जज का डिसेंट करना और कांग्रेस पार्टी के नेता का कह देना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जातिवादी हैं, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन इनकी जो खुद से सोच है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार करते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य करें और हमारा लोकतंत्र मजबूत। ठीक है, बीजेपी का ही साइड इफेक्ट हो गया है क्या मृत्युंजय जी, कि आज आप लोग भी नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अब सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है, सवर्णों का भी वोट चाहिए। सीधा प्रश्न कर रही हूं आपसे। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो बीजेपी का साइड इफेक्ट क्या होगा? बीजेपी का साइड इफेक्ट का असर तो आप देख ही रहे, बिहार में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस आरक्षण विरोधी है, ये तो सब जानते हैं, पिछड़े दलितों के आरक्षण विरोधी पार्टी है बीजेपी। इसमें तो कोई सर्टिफिकेट किसी के कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्वर्ण आरक्षण की बात अभी कर रहे हैं, मृत्युंजय जी कैसे तरह से ये समझा रहे हैं, मृत्युंजय जी को दिखाए एक बार मेरे साथ सर, कैसे? देखिए क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ओबीसी कमीशन प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया उसको लेकर, ताकि कोई दिक्कत ना हो, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। SC ST आरक्षण को लेकर यथास्थिति है। वहीं तीसरी तरफ ये जो रिजर्वेशन है, इससे बाकियों का कुछ छीना नहीं जा रहा है, एडिशनल है रिजर्वेशन। तो कैसे है आरक्षण विरोधी? PM तो खुद ओबीसी से है। देखिए अंजना जी, इसीलिए हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार जातीय जनगणना को लेकर के मांग उठाते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, उन्होंने खारिज कर दिया। जबकि उनके ही सहयोगी दल आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी बिहार के दल गए थे, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने मांग नहीं मानी थी। अंत में बिहार सरकार ने यह फैसला लिया, अपने खर्च पर वो जातीय जनगणना कराएगी। जब तक आप जातीय जनगणना के माध्यम से ये नहीं पता कर लेते किनकी कितनी संख्या है, आज भीख मांगने वाले जो रोड पर बैठे हैं, जो ठेला चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो कौन जाति से हैं, जब तक इनकी संख्या नहीं, जब तक उसके लिए क्या योजना उनके लाभ के लिए सरकार लाएगी, कैसे बनाएगी? तो ये तो हम लोग बराबर इस बात को, हमारी पार्टी मतलब इतने दशकों से जो आरक्षण और जो संविधान में आरक्षण बाबा साहब दे रहे थे, वो सब आप लोगों को गलत लग रहा है। अब अचानक लग रहा है कि सबको परिवर्तित करने की जरूरत है। नहीं,
नहीं, समय के अनुसार अंजना जी जो आरक्षण की व्यवस्था है, अगर मान लीजिए अगर हम जनसंख्या जातीय जनगणना होती है, जिसकी जितनी होगी हिस्सेदारी उनको मिलेगी, जितनी भागीदारी संख्या भारी होगी, तो ये बात तो लगातार हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है इस मामले में। लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है, मलुक साहब ये कमेंट करना चाह रहे हैं, उनको दिखाइए। मलुक साहब 2 लाइन का कमेंट, उसके बाद से गौरव जी जवाब दें। ठीक है। अरे सर, विरोध किया था, इसके खिलाफ बोले हैं, तो कैसी बात कर रहे हैं मृत्युंजय जी? हाँ, मलुक जी, जो कांग्रेस के उदित राज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छा बोलते हैं हमेशा, लेकिन आज वो एक बात कह गए कि 100 एकड़ 150 एकड़ जमीन है, वो भी 8 लाख से कम इनकम दिखा देंगे, फायदा ले जाएंगे। पूरी तैयारी करके नहीं आए, उसकी 5 एकड़ से कम है, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। तिवारी जी बात कर रहे हैं कि ये सरकार दलितों के और एसटी और एससी के खिलाफ है। अरे आजादी से अब तक जम्मू कश्मीर में एसटी मुसलमान गुजर जो 29.4% है, उसका कभी रिजर्वेशन नहीं रहा, और इसी सरकार ने 10% उनका रिजर्वेशन किया है। वो अलग बात है कि कुछ जातियां उनमें और मिलाई हैं, उतना ही उनका बढ़ना भी चाहिए या उनका अलग रिजर्वेशन होना चाहिए। पर तिवारी जी की बात ये गलत है बिल्कुल। तिवारी जी तो अभी उनके साथ पार्टनर हो गए जो पहले बीजेपी के साथ लगातार पार्टनर रहे हैं, और कांग्रेसी जो बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में पिछड़ों का 27% आरक्षण होना चाहिए और केवल 23% दे रहे हैं। उन पर कोई जवाब है तो दें। गौरव जी, सबका जवाब अच्छा है। आपने बीजेपी छोड़ के सबको टारगेट किया, ये भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे। गौरव जी, जल्दी से आपका रिएक्शन सबकी बातों। रुक जाइए मलुक जी, अब टाइम नहीं है, अब टाइम अंजना जी, कुछ मूल बातें हैं जो बोलना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले देखिए अंजना जी, अगर संविधान में संशोधन नहीं होगा और आप आरक्षण लाएंगे तो कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो उसको असंवैधानिक पाया जाता है, क्योंकि पहले से ही कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके खिलाफ नहीं जा सकता जो नया आरक्षण है। दूसरी बात, आरजेडी ने तो विरोध किया था जब संसद के पटल पर ये आया था बिल। आज इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये विरोध कर सके। और क्यों? क्योंकि ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनकी नीति ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जब वो ऐतिहासिक फैसले लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वोट का नफा नुकसान होगा, वो ये देखते हैं कि किस तरह से देश का भला हो। जो गरीब है, जो हमारे मूल सिद्धांत है संविधान में, उसके तहत। ठीक है, वक्त की कमी है सर, यहीं पर बहस को रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।